हेलो बच्चों। हेलो 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 हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण, आप सभी का दोस्त, आप सभी का बड़ी, आप सभी का यार एंड आप सभी का फ्रेंड, जो आप यार से कहना उसको कह सकते हो, बस पढ़ाई कर लेना। तो भाई आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। क्या पढ़ाने वाला हूँ भाई? फिजिक्स। हिंदी में बोले तो भौतिक विज्ञान, जिस भौतिक विज्ञान में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत सारी ज्ञान की बातें होंगी, बहुत ही शानदार सी, बहुत सी रॉकिंग सी, बहुत सी मजेदार सी। तो भाई आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, इसे जानने के लिए आपको पुराने लेक्चर्स को अटेंड करना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पुराने सारे लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह से देखे हुए हैं। पुराने लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से वेग, किस तरह से चाल, किस तरह से औसत वेग, किस तरह से ग्राफीय, और किस तरह से ग्राफ से हम वेग निकाल सकते हैं, ग्राफ से हम त्वरण निकाल सकते हैं, ग्राफ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया कर पुराने लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखकर आएं। और मैं जानता हूं कि आप रेगुलरली और कंसिस्टेंसी से सारे के सारे लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे होंगे। अब भाई बहुत दिनों से डिमांड थी आप ही लोगों की कि फिजिक्स का पूरा सिलेबस चाहिए, तो आप ही की भारी मांग को देखते हुए फिजिक्स का पूरा सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इस फिजिक्स वाला के पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर हिंदी मीडियम में पूरा अवेलेबल है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आराम से आप इसको देख सकते हैं और मजेदार तरीके से आप समझ सकते हैं। भाई समझ लेना, भाई पढ़ लेना, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट दे देना। तो भाई मेरा नाम है आकाश, ऐसा दिखा रहा हूं मैं, ये मेरा नाम है आकाश, आकाश श्रवण, आप सभी का भाई। अब जो आप कहना चाहो कह सकते हो। मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स। हिंदी में बोलें फिजिक्स तो अर्थात फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है बच्चे? भौतिक विज्ञान, जिसमें हम प्रकृति से संबंधित वस्तुओं की, प्रकृति से संबंधित नियमों की, प्रकृति से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि इस सूर्य का अध्ययन करना, जैसा कि और भी चारों ओर की चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिकी। भौतिकी मतलब अंग्रेजी में बोले तो फिजिक्स, भौतिकी। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, बहुत अच्छी होती है फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें लॉजिक और उस लॉजिक का प्रूफ भी होता है। बिना सबूत के यहाँ कोई बात नहीं होती, बिना सबूत के यहाँ कोई भी बात नहीं। थोड़ी बहुत मैथ्स का यूज करते हैं हम यहाँ पर, थोड़े बहुत मैथ्स का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, थोड़े बहुत मैथ्स के फॉर्मूला का यूज करते हैं, और आज भी हम वही सब करेंगे। ठीक है बच्चे, बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़ा शानदार चैप्टर है। आज हम निकालेंगे गति के समीकरण। अब गति के समीकरण पढ़ने से पहले आपको पुरानी बातें कुछ याद होना चाहिए, वैसे मैं आपको याद दिलाने वाला हूं। तो भाई आज हम पढ़ने के वाले हैं गति के समीकरण, इनके डेरिवेशंस। डेरिवेशंस हम पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति कैसे, एक तो एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे और एक ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों तरह से मैं आपको गति के समीकरण को डेराइव करना सिखाऊंगा, गति के समीकरण को बनाना सिखाऊंगा। तो भाई देर किस बात की, शुरू करो आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो भाई आज हम शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बेसिक्स। यार ये क्या बात कर दी, इसके लिए तो हमने पुराना लेक्चर देखा हुआ है सर। हमें पता है कि प्रीवियस लेक्चर में आप ग्राफ के बेसिक्स पढ़ा चुके हो और आपने पूरा लेक्चर देखा होगा कि कब किसका ढलान, किसका ढलान उपयोग करेंगे, या फिर आपको ये भी पता होगा कब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई हुई हैं, तो आपने वहां से एक एक बात पढ़ी होगी। तो बच्चे हम ग्राफ के बेसिक्स, उसके बाद गति के समीकरण बताऊंगा मैं आपको कि गति के कौन कौन से समीकरण होते हैं। उसके बाद गति के समीकरण का डेरिवेशन कौन सी, बीजगणितीय मेथड से, उसके बाद आलेखीय मेथड से, मतलब ग्राफिकल मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में डालना है। तो इसका आंसर कहां बताओगे आप बच्चे? मुझे कमेंट में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने इतनी सी देर में आंसर दे दिया ना, तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि आप पूरे लेक्चर कंसिस्टेंसी से देख रहे हो। क्वेश्चन ये है कि वेग समय ग्राफ में यदि कोई वस्तु ग्राफ टी अक्ष के समांतर हो, किसी वस्तु का जो ग्राफ है टी अक्ष के समांतर हो, मतलब एक्स अक्ष के समांतर हो, तो इस स्थिति में वस्तु कैसी होगी? क्या एक समान वेग से चल रही होगी, या फिर असमान वेग से, या फिर एक समान त्वरित वेग से, या फिर असमान त्वरित वेग से? तो इन सारी बातों को आपको आंसर करना है कमेंट में, इन सारी बातों को आपको आंसर करना है कमेंट में। तो भाई आज का ये आई विल चेक
मैं इसे चेक करूंगा भाई कि कौन कौन कमेंट देता है, कौन कौन कमेंट देता है एंड कौन कौन कमेंट देता है। मैं ऐसे चेक, आपने देखा होगा मैं सारी चीजें एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करता हूं, एक एक पॉइंट को देखता हूं, एक पॉइंट को नोट करता हूं। अब भाई आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब हिंदी में बोले तो गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चे हम? गति के समीकरण। गति के समीकरण पढ़ने से पहले एक सिचुएशन अपने दिमाग में रख लो कि मान लो एक वस्तु है, मान लो एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से, क्या बोला बच्चे, जब वो चलना शुरू करती है ना तो उसका वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। अब प्रारंभिक वेग शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है या जो भी हो सकता है, अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है, लेकिन जहां से आप अपने नापतोल की शुरुआत कर रहे हो वहां का जो वेग होगा वो कहलाएगा प्रारंभिक वेग। क्या कहलाएगा बच्चे? प्रारंभ, जहां से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, जहां से वस्तु ने प्रारंभ किया चलना। अब ये वस्तु चलती चलती आ गई, चलती चलती आ गई, कुछ समय पश्चात उसका वेग हो गया v। तो यहां पर v क्या है बच्चे? v है हमारा अंतिम वेग। v क्या है बच्चे? हमारा अंतिम वेग। ठीक है, तो u क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। अब बच्चे देखना, u से लेकर v तक का जो विस्थापन है, मैं उस विस्थापन को मान लेता हूं s। क्या मान लिया बच्चे? विस्थापन s। तो s क्या है यहां पर? विस्थापन। s क्या है बच्चे? विस्थापन। ठीक, अब भाई जैसे ही इस वस्तु ने u से चलना शुरू करा होगा v पर पहुंची होगी, जैसे ही वस्तु u से चलना शुरू कर v पर पहुंची होगी तो उसे u से लेकर v तक आने में कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा। तो हमने वो समय अंतराल कितना मान लिया बच्चे? t। कितना? t मतलब टाइम, t मतलब समय, t मतलब टाइम, t मतलब समय। तो t क्या हो गया बच्चे? समय। उसके अलावा भाई u से लेकर v तक वेग बड़ा होगा या u से लेकर v तक वेग कम हुआ होगा? बड़े या कम हो, डजेंट मैटर। क्या बोला? u से लेकर v तक वेग बड़ा होगा और u से लेकर v तक वेग कम भी तो हो सकता है। तो बड़े या कम हो उसे कोई फर्क नहीं। और वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण। तो बच्चे यहां पर ए प्रदर्शित कर रहा है त्वरण को। अगर आपको गति के समीकरण पढ़ना है ना, अगर आपको गति के समीकरण जानना है ना, अगर आपको गति के समीकरण पहचानना है ना, तो इन पांचों बातों को याद रखना पड़ेगा। u मतलब प्रारंभिक वेग, v मतलब अंतिम वेग, s मतलब विस्थापन, t मतलब समय और a मतलब त्वरण। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखते हैं, उत्सव, है ना, इन सभी से मिलकर बनता है उत्सव। एक ट्रिक भी याद रखी जाती है, कैसे बच्चे? उत्सव। ठीक है, अब आप देख रहे हो u मतलब प्रारंभिक, t मतलब समय, s मतलब विस्थापन, a मतलब त्वरण और v मतलब वेग। तो ऐसी ट्रिक से भी इन सबको याद रखते हैं। ठीक, अब आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक ऑफ द डे पर। टॉपिक क्या है? गति के समीकरण। टॉपिक क्या है? गति के समीकरण। तो किसी भी गतिशील वस्तु के ऐसे समीकरण जो इन पांचों में संबंध बताते हैं। क्या बोला बच्चे? किसी भी गतिशील वस्तु के ऐसे समीकरण जो इन पांचों में संबंध बताते हैं गति के समीकरण कहलाते हैं। और गति के समीकरण तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। तो भाई पहला गति का समीकरण देखिए बेटा, पहला गति का समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सा है बच्चे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मतलब पता है आपको, u मतलब पता है आपको, a मतलब पता है आपको, t मतलब पता है आपको। तो ये है आपका गति का प्रथम समीकरण। दूसरा समीकरण बच्चे, इससे दूसरे वाले समीकरण को विस्थापन समीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि इकलौता ऐसा समीकरण है जिसमें हम विस्थापन का मान आराम से निकाल सकते हैं, जिसमें हम विस्थापन के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। तो दूसरा समीकरण कहता है S इज इक्वल टू यू टी। यू मतलब आप जानते हो, टी मतलब भी आप जानते हो। यू का मतलब है प्रारंभिक वेग, टी का मतलब है अंतिम वेग। यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये सारी बातें तो आपको अब पता चलने वाली हैं। और गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है? गति का तीसरा समीकरण कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब भैया v का मतलब आप जानते हो, u का मतलब आप जानते हो, a का मतलब आप जानते हो, s का मतलब आप जानते हो। तो v, u, a और s ये सारे के सारे गति के समीकरण हैं। गति के समीकरण तीन हैं और आज की क्लास में हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है, हमें इन तीनों के डेरिवेशंस को ही करना है अच्छी तरह से। तो आई होप आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चे गति का पहला समीकरण, मैं एक एक कदम फूक फूक के चलूंगा, मैं एक एक कदम सोच सोच के चलूंगा, मैं एक एक कदम आराम से चलूंगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गति के पहले समीकरण का डेरिवेशन। तो बच्चे हम गति का जो पहला समीकरण है उसे हम पहले करेंगे बीजगणितीय मेथड से। ठीक है, बड़ा साधारण सा है, बड़ा आराम से देखेंगे अपन, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। तो बच्चे हम बढ़ते हैं आज पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज गति का प्रथम समीकरण। तो मान लो एक वस्तु है जो चलना शुरू करती है प्रारंभिक वेग u से। किससे चलना शुरू करती है बच्चे? प्रारंभिक वेग u से। अब उसे चलते चलते उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। कितना हो जाता है वेग? v हो जाता है। अब बच्चे यहां से लेकर यहां तक उसे आने में जो समय लगा वो समय कितना लगा बच्चे? t।
वो समय कितना लगा बच्चे t, वो समय कितना लगा बच्चे t। तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, और समय कितना लगा बच्चे उसे t। मान लो जो विस्थापन है वो विस्थापन v हो गया s। अब बच्चे गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, ये लिखा होगा बच्चे, गति का प्रथम समीकरण ये लिखा हुआ। तो हमें गति का ये वाला समीकरण करना है। कौन सा वाला समीकरण करना है बच्चे, गति का प्रथम समीकरण कहता है, गति का प्रथम समीकरण कहता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, u प्लस at। बड़ा साधारण सा है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बेटा देखें अभी हम गति का प्रथम समीकरण कर रहे हैं, कैसे, तो भाई गति का प्रथम समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण व समय, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण व समय, इन चारों में संबंध बताता है। क्या बोला, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण व समय, इन चारों में संबंध बताता है। अब देखो मैं आपको वो संबंध बताता हूं, बड़ा साधारण सा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय में संबंध बताने वाले समीकरण को गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। अब भैया आपको इसे पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा त्वरण का। त्वरण क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा त्वरण का। त्वरण का तात्पर्य होता है वेग में परिवर्तन। आपको याद रखना है ये सारी बातें। त्वरण का तात्पर्य क्या हुआ बच्चे, वेग में परिवर्तन, और अपॉन में क्या जाता है बच्चे, समय। ठीक, वेग में परिवर्तन बच्चे, और वेग में परिवर्तन होने में लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन होकर लगने वाला समय, ये क्या कहलाता है बच्चे, त्वरण। अब त्वरण को बच्चे प्रदर्शित किया जाता है ए से। किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चे, ए से। याद करो पुरानी क्लासेस में एक एक बात तुम्हारे आकाश सर बता चुके हैं। अब वेग में परिवर्तन आप कैसे निकालोगे, वेग में परिवर्तन निकालने का एक साधारण सा तरीका हो जाएगा। कैसा भाई, किसी भी चीज का परिवर्तन निकालना होता है तो आखिर से पहले वाली चीज को माइनस कर देते हैं। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, तो अंतिम वेग क्या हो गया बच्चे, अंतिम वेग क्या हो गया, जो भी हो गया हम यहां मान पुट करेंगे, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, समय। इसके बटे में क्या आ जाएगा बच्चे, समय। तो भाई ए है हो गया हमारा त्वरण। अंतिम वेग, अब देखो वस्तु ने चलना जहां खत्म किया वो है उसका अंतिम वेग। तो वस्तु ने चलना कहां खत्म किया, वी पर। वस्तु ने चलना कहां खत्म किया बच्चे, वी पर। और वस्तु ने चलना कहां से शुरू किया, यू से। तो वस्तु ने चलना शुरू किया बच्चे यू से, और अपॉन में समय का क्या आ गया, टी। और ये लो, तो अंतिम वेग की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया वी, प्रारंभिक वेग की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया यू, और समय की जगह टी। अधिक जानकारी के लिए आपको पता लगाना है कौन सी वस्तु क्या कहलाती है, कौन से चर को क्या नाम दिया गया। तो यहां देखें, तो भाई देखें a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इस t को यहां ले आइए, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अरे वाह सर, यहां से तो आंसर आ गया। इस u को यहां ले आइए, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अरे सर वाह सर, ये तो आंसर आ गया सर। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया v इज इक्वल टू u प्लस at। एंड आई होप आप सभी को ये आंसर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस के कुछ ना होए। कहते ना कि अगर मैं फिजिकल क्लास में होता तो मैं डरा डरा के पढ़ाता, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से मिल रहे हैं, तो इस दौरान भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, मुझे आप पर भरोसा करना पड़ेगा, मेरे पढ़ाने की टेक्निक्स पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, मेरे पढ़ाने के तरीके पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, और मुझे भी आपके पढ़ने पर भरोसा करना पड़ेगा। बेटा मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, मैं पहचानता हूं, और मैं पहचान चुका हूं कि आप सभी बहुत ही मेहनती बच्चे हो, आप सभी बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हो, आप सभी बहुत ही प्यारे बच्चे हो बच्चे, तो जो सारी की सारी बातों को पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया गति का प्रथम समीकरण। बच्चे ये टॉपिक ऐसा है आपको देखकर नहीं आएगा। आपने सोचा कि देख लिया और काम खत्म हो गया, आपने सोचा कि हमने इसे देख लिया आ गया, अरे सर डेरिवेशन कराया आपने बहुत इजी था। लेकिन जब हम इसे अप्लाई करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो कहानियां डिफरेंट लगने लगती हैं। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए इससे आप सॉल्व करके देखेंगे अभी। ठीक है, तो टाइम है, पॉज करिए वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करके देखिए, क्योंकि बच्चे अगर आप इसे सॉल्व करके नहीं देखते हैं ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिक्कत। तो बच्चे इसे पॉज करिए और सॉल्व करके देखिए, जब तक मैं तैयारी करता हूं अगले वाले टॉपिक की। तो भाई यहां से हम बढ़ते हैं गति के दूसरे समीकरण पर। यहां से हम कहां बढ़ते हैं बच्चे, गति के दूसरा। अब गति का दूसरा समीकरण याद दिलाना पड़ेगा क्या, गति का दूसरा समीकरण देख लो भाई। गति का दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही है ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले तो वही कंडीशन मान लो कि एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से चलती है और अंतिम वेग कहां हो जाता है उसका v। अब u से v तक वेग करने में उस वस्तु का जो विस्थापन है
उस विस्थापन को हम ले लेते हैं एस। कितना ले लेते हैं बच्चे? एस। और समय क्या हो गया बच्चे? टी। समय अंतराल क्या हो गया बच्चे? टी। बड़ा साधारण सा है, बड़ा साधारण सा है, बड़ा साधारण सा है। ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले हमें निकालना है इस वस्तु का औसत वेग। क्या निकालेंगे बच्चे? औसत वेग। अब यार अब अपन 9th क्लास में है। औसत मतलब एवरेज, औसत मतलब एवरेज। एवरेज निकालने का बड़ा साधारण सा तरीका है। जितनी भी वस्तुएं हैं ना, जितने भी हमारे पास मान दिए उन्हें जोड़ दो। तो हम निकाल रहे हैं वेग। हमें क्या कैलकुलेट करना बच्चे? वेग। हमारे पास इस डायग्राम में दो वेग हैं। कितने वेग हैं बच्चे? दो। एक प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। क्या? एक प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो लो भाई इन दोनों को जोड़ दिया, तो प्रारंभिक वेग बटा अंतिम वेग बटे में 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। क्यों? औसत निकालने का तरीका होता है कि सभी को जोड़ दो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। सभी को जोड़ दो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। अब बच्चे औसत वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब v, और औसत का क्या लगा दिया बच्चे मैंने? av। ठीक है। वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब v, और औसत का क्या लगा दिया बच्चे मैंने? av। और ये क्या आया बच्चे? u प्लस v/2। औसत मतलब एवरेज होता है बेटा, मैंने इसलिए av लगाया हुआ है यहां पर। ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यार सर, ये तो क्या बात बता रहे हो सर? अरे ये क्या बात बता रहे हो सर? औसत वेग का फॉर्मूला तो हमें पता ही था। औसत वेग का फॉर्मूला तो हमें पता था। आप क्या बात बता रहे हो सर? औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। आपने क्या बात बताई सर? ये बात तो हमें इससे पहले अच्छी तरह से पता थी कि आपने ये जो बात बताई है इससे पहले हमें अच्छी तरह से पता थी, तो मैंने दोनों सूत्रों को यहां यूज कर लिया। अब अच्छे समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हम तुलना करें बच्चे एलएचएस एलएचएस। एलएचएस एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर कर दे बच्चे। तो एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। ठीक है, यही था ना, एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। अब थोड़ी बहुत मैथ यूज करेंगे, इस टी को उठाकर यहां ले आएंगे तो एस इज इक्वल टू टी यू प्लस वी बाई टू। अरे वाह सर, बड़ा साधारण सा था। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही पढ़ा है ना आपने, चूंकि आप पहले पढ़कर आए हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद है कहां पढ़ा था सर? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों, मेरे क्यूट क्यूट से बच्चों, ये पढ़ा था हमने। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा था। हम इसका यूज करेंगे। जहां भी v आएगा आप ये मान पुट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? जहां भी v आएगा आप उसकी जगह ये मान पुट कर सकते हो। तो सर ये लो आ गया v, सर ये लो आ गया v। दिख रहा आपको ये v? देखो बेटा, इस v की जगह, ये वाले v की जगह, ये v दिख रहा ना, इस v की जगह हम क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब नाउ s इज इक्वल टू, देखना बेटा, t अपनी जगह है, ये लो भाई t अपनी जगह है, u भी अपनी जगह है, ये लो भाई u भी अपनी जगह है। अब v की जगह क्या आ गया बच्चे? u प्लस ए टी, और अपॉन में क्या आ गया बच्चे? 2। ठीक है यार, कैसे आया सर? सर इस v की जगह हमने क्या पुट कर दिया? u प्लस ए टी। अब देखना थोड़ी बहुत मैथ्स है। t, u और u कितना हो गया? 2u, u और u कितना हो गया? 2u, प्लस में है 80 और इसके अपॉन में क्या चल रहा है? 2। अब थोड़ी बहुत मैथ्स है भाई, पूरा शानदार तरीके से मैथ सॉल्व करेंगे। तो लो भाई, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2ut, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 80 स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक, अरे सर एक स्टेप और बढ़ा दो, तो s इज इक्वल टू, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2ut बाई 2। अब एक बार इसको सेपरेट कर दो, 80 स्क्वायर बाई 2। तो लो भाई 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब बची हुई क्वांटिटीज लिख दो। एलएचएस में क्या बच रहा है? s। दिख रहा है आपको? एलएचएस में s बच रहा है। अब आरएचएस में देखो बेटा, पहले क्या बचा? ut। आरएचएस में क्या बचा? ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 80 स्क्वायर, 1 बाई 2 80 स्क्वायर। ये हो गया हमारा डेरिवेशन, हो गया हमारा डेरिवेशन, हो गया हमारा डेरिवेशन, हो गया हमारा डेरिवेशन, हो गया हमारा डेरिवेशन। प्रूफ हो गया भाई, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ये हो गया हमारा डेरिवेशन और ये हो गई बात हमारे लिए प्रूफ। अब मैं हट जाता हूं, अब मैं हट जाता हूं एक। तो बच्चे ये बातें थी गति के दूसरे समीकरण की, ये बातें थी गति के दूसरे समीकरण की। और ये गति का दूसरा समीकरण बहुत आसान सा था, मैं साइड हट चुका हूं और साइड हटने के बाद आप इसे सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं गति के तीसरे समीकरण की तरफ।
कहां बढ़ते हैं बच्चे? गति के तीसरे समीकरण की तरफ। अगर आपको गति का तीसरा समीकरण सीखना है ना, तो गति के दूसरे समीकरण को आना बहुत जरूरी है। अगर आपको गति का तीसरा समीकरण सॉल्व करना है तो गति के दूसरे समीकरण को आराम से सॉल्व कर लो, पहले इसे समझ लो। तो बच्चे देखें, वही पुराने पाप, वही पुरानी बातें। मान लो एक वस्तु है, मान लो एक वस्तु है, देखना बेटा ध्यान से। मान लो एक वस्तु है, ये वस्तु का प्राथमिक वेग है u। अब वो चलते चलते अपने वेग में परिवर्तन कर लेती है और वेग कर लेती है v। अब u से v तक वेग करने में उसे समय लगा t, और इसका विस्थापन क्या हो गया बच्चे? s। इन सारी बातों को साक्षी मानकर, इन सारी बातों को सोचकर, इन सारी बातों को समझकर, इन सारी बातों को जानकर ही तो आप डेरिवेशन करोगे गति के दूसरे समीकरण का। तो गति का दूसरा समीकरण निकालने के लिए आप पहले जान तो लो गति का दूसरा समीकरण। माफ कीजिएगा, गति का तीसरा समीकरण है क्या? गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये गति का तीसरा समीकरण और गहराई में बताओ सर। ये देखो मैंने बताया था, हमें इसी चीज को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चे? कि भाई क्या प्रूफ करना है? कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ सर। अब देखो, बड़े आसान तरीके से, बड़े साधारण से तरीके से मैं इसे प्रूफ करके दिखाने वाला हूं बच्चे। अब बच्चे देखें, सबसे पहले यार आप निकाल दो वही पुराने वाले की तरह। क्या निकाल दो? औसत वेग। सर ये औसत वेग तो हम पुराने डेरिवेशन में, मतलब इससे पहले वाले डेरिवेशन में सॉल्व कर कर आए हैं। औसत वेग, औसत वेग मतलब वेलोसिटी का एवरेज। कैसे निकाला था बच्चे? u प्लस वी बाई 2, और इसे मान लो समीकरण 1। नहीं समझ आया? ये देखो, नहीं समझ आया? ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब जैसे आपने औसत वेग निकाला ना, अरे सर क्यों निकाल रहे हो? औसत वेग का फॉर्मूला तो हमें पता था। तो औसत वेग का फॉर्मूला हमें पता था। औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे क्या? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करें। तो जब हम समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करेंगे ना, तो 1 व 2 की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? 1 व 2 की तुलना करने पर आपको एक बहुत प्यारी सी बात मिलती है। क्या प्यारी सी बात मिलती है? कि दोनों के LHS बराबर है। कि दोनों के LHS बराबर है। LHS बराबर है तो RHS भी तो बराबर हो जाएंगे। तो S बाई टी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। S बाई टी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। अगर आपको ये बात समझ आ गई, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो डेरिवेशन भी हो गया। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। S इज इक्वल टू टी, साथ में क्या बचा? u प्लस वी बाई 2। यही बचा ना बच्चे। अब यार इसे मान लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक बच्चे, आराम से, बड़े आराम से समझना। अब यार गति का प्रथम समीकरण याद करो। अब यार गति का प्रथम समीकरण याद करो। तो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? इतनी देर में आपको समीकरण याद आ चुका होगा। गति का प्रथम समीकरण बोलता है कि भाई v बराबर क्या होता है? u प्लस at। यही बोलता है ना। अब इसमें थोड़ी सी तकड़म बिठाएंगे, इसमें थोड़ी सी मास लगाएंगे, इसमें थोड़ी सी इक्वेशंस लगाएंगे, और इक्वेशंस के बेसिस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यार ये u को उठाकर यहां ले आओ, ये u जैसे ही आएगा अपना ऑपरेशन चेंज कर देगा, प्लस की जगह किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक, इसके बाद बच्चे v माइनस यू इज इक्वल टू a को नीचे ले आओ। किसको ले आओ बच्चे? a को नीचे। तो किसका मान आ गया? t का। और इस t का मान क्यों निकाला? ताकि हमें यहां पर t का मान रखने में सहूलियत हो जाए। और इस मान को कहां रख देंगे? इस मान को रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में रखें। ठीक है, इस मान को किसको रखेंगे बच्चे? समीकरण 3 में। कौन से मान को रख रहे हैं? समीकरण 3 में हम मान को रख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे इस t की जगह में समीकरण 3 में मान रख रहा हूं। तो s अपनी जगह है, s अपनी जगह है। s मतलब विस्थापन, t मतलब ये मान, t मतलब ये मान। मान क्या है? v माइनस यू अपॉन में a। यही मान है ना बच्चे। उसके बाद ये भाई ये तो ऐसा ही है। ये क्या है? ये क्या कहता है? कि v प्लस यू अपॉन में 2, v प्लस यू अपॉन में 2। लो भाई, ये सारे मान मैंने पुट कर दिए। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं हमारी मैथ्स की। तो s इज इक्वल टू, मैथ्स क्या कहती है? v माइनस यू और v प्लस यू, इन दोनों को साथ लिख दिया। अब बचे क्या बचा? साथ में क्या बचा? 2a। साथ में क्या बचा? 2a। अब इसको उठाकर यहां ले आइए, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू v माइनस यू अप प्लस v प्लस यू। अब जैसे ही आप ये दोनों टर्म्स को साथ देखते हो ना, आपको याद आ जाता है एक फॉर्मूला। आपने बचपन में चूंकि पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करिए वो पुरानी बातें, याद करिए वो पुरानी बातें। तो बच्चे 2as यही है। ये क्या हो गया? v माइनस यू v प्लस यू, मतलब v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब भाई यू स्क्वायर को जैसे ही आप यहां लाओगे ना, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑपरेशन चेंज बराबर v स्क्वायर। अरे सर क्या मजाक करते हो सर,
अरे सर क्या मजाक करते हो, इतने आसानी से कोई डेरिवेशन करवाता है? ये लो, गति का दूसरा समीकरण नहीं, गति का तीसरा समीकरण भी आपने प्रूफ कर दिया। गति के तीसरे समीकरण को भी आपने बीजगणितीय मेथड से, आपने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर दिया। इस बार फिर से मैं साइड हट जाता हूं, और जैसे ही मैं साइड हटता हूं ना, आप इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर छोड़ो स्क्रीनशॉट वगैरह, टेक्नोलॉजी हमें आलसी बना रही है, टेक्नोलॉजी हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग नहीं कर रही है। आप क्या करो, इससे सॉल्व करो, आप क्या करो, इसे सॉल्व करो। जैसे ही मैं साइड हट रहा हूं, फिर से बेटा मैं साइड हट रहा हूं, और इस दौरान देखो आप इस डेरिवेशन की एक एक स्टेप को समझो। मेरी आवाज को सुनते हुए आप इस डेरिवेशन की एक एक आवाज को, डेरिवेशन के एक एक वजूद को, डेरिवेशन के एक एक कॉन्सेप्ट को, डेरिवेशन की एक एक स्टेप को समझो बेटा, और इन स्टेप को एक बार सॉल्व कर देखो बेटा। देखो बेटा, ये हवा हवाई बातें करने से कोई तात्पर्य नहीं है। आप फालतू की मेहनत मत करो, वीडियो देखकर हमने रख दी, ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं। मेहनत करो, डेडिकेशन से करो यार, उतना ही टाइम तो लगेगा। आप एक कॉपी पेन साथ में रखा करो और साथ साथ मेरे सॉल्व करा करो। बच्चे, कोई भी ताकत दुनिया की आपको डेरिवेशन नहीं सिखा सकती, कोई भी ताकत आपको दुनिया की डेरिवेशन नहीं सिखा सकती। बस सीखना है आपको खुद को, बस सीखना है आपको खुद को, बस समझना है आपको खुद को, बस जानना है आपको खुद को, बस पहचानना है आपको खुद को। क्योंकि ये डेरिवेशंस हैं, ये सारे के सारे जितने भी है ना व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति को सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इन्हें सीखने के लिए हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आएगी ये, ऐसे नहीं आएगी। चलो मान लिया, चलो मान लिया गति का दूसरा समीकरण और गति का प्रथम समीकरण आपको साधारण तरीके से, मतलब बीजगणितीय मेथड से आ भी गया। मतलब बड़ा साधारण सा था सर, बीजगणितीय मेथड तो बहुत साधारण सा था, बहुत सिंपल सी थी। सिर्फ हमने फॉर्मूला के साथ कुछ खेल करा, सिर्फ हमने फॉर्मूला के साथ कुछ खिलवाड़ करा। इसी खिलवाड़ के इस बेसिस पर हमने गति के तीसरे समीकरण को डेराइव कर दिया। देखो कितना आसान था। अब जितना आसान ये है ना, अब जितना आसान ये है ना, उतना ही मुश्किल है क्या अगला वाला। जितना आसान ये है ना बेटा, उतना ही मुश्किल है अगला वाला। जितना आसान ये है ना, उतना ही मुश्किल होने वाला है अगला वाला। अब बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट कहता है कि गति के प्रथम समीकरण की तुलना करो। क्या करो बच्चे, गति के प्रथम समीकरण की तुलना नहीं कीजिए, इसको आलेखी गति से सॉल्व करिए, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए बेटा। कैसे सॉल्व करना है बच्चे, हम ग्राफिकल मेथड से। ये मुश्किल होने वाला है, ये क्या होने वाला है बच्चे, मुश्किल होने वाला है, और ये दिक्कत देने वाला है आपको, ठीक है। ये काफी मुश्किल होने वाला है, ये काफी दिक्कत देने वाला है। तो इससे समझने के लिए हम करते हैं सबसे पहले बेसिक को स्ट्रांग, और बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए आप पुराने वाले लेक्चर को ध्यान से देख कर आओ। तो इन सारे बेसिक्स को स्ट्रांग करना है ना, तो एक बार अपना पुराना लेक्चर देखकर आए। सी पुराना लेक्चर बच्चे, ग्राफ को जीरो से हीरो बनाया है मैंने। ग्राफ को मैंने आपको ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ग्राफ से संबंधित मैंने एक एक वो स्टेप समझाइए, एक एक वो आधारभूत बात बताइए जो आपको सीखने के लिए जरूरी है, जो आपको सीखना आना चाहिए, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते बेटा। तो बच्चे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से पहचानेंगे, ध्यान से जानेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं गति के नियम ग्राफिकल मेथड से। 99% बच्चों को मैंने देखा है, कितने परसेंट बच्चों को, 99% बच्चों को मैंने देखा है कि वो इसे सॉल्व नहीं कर पाते। अगर वो सॉल्व कर भी लेते हैं तो इसमें काफी गलतियां करते हैं। तो गलतियों का स्कोप तो हमें रखना ही नहीं है, गलतियां तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है बच्चे, हमें सिर्फ क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है, और बिना गलती के एररलेस सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक स्थिति को इमेजिन करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक पोजीशन को, इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक कंडीशन को इमेजिन करना पड़ेगा। कंडीशन सुनिए बेटा ध्यान से, कंडीशन सुनिए, तभी आपका ग्राफ बनेगा। अगर आप इस कंडीशन को सही से इमेजिन नहीं करते हो, अगर आप इस कंडीशन को सही से इमेजिन नहीं करते हो, अगर आप इस कंडीशन को सही से जानते नहीं हो, तो बच्चे देखो कैसे। मान लो, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। मान लो एक वस्तु है जो चलना शुरू करती है, एक वस्तु है चलना शुरू करती है, तो उसका वेग क्या होता है, u। प्रारंभिक वेग क्या होता है, u। अब इसने चलना शुरू करा तो समय भी तो तभी से नापेंगे। कोई भी वस्तु अपनी गति जहां से प्रारंभ करती है, समय की गणना भी तो वहीं से होती है। तो बच्चे समय भी तो यहां से नापेंगे, तो शुरुआत किससे होती है, शून्य से। तो शुरुआत किससे होती है, शून्य से। अब ये बढ़ता 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 यहां आ गया, तो इसका वेग कितना हो गया, वीक। इसका वेग कितना हो गया बच्चे, वी। अब समय शून्य था, हमेशा शून्य थोड़ी रहेगा, समय का मान कुछ तो बढ़ेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, जितना बढ़े। हमने मान कितना मान लिया उसका टी, हमने मान कितना मान लिया बच्चे उसका टी। अब भाई यू से लेकर वी तक का विस्थापन है एस, जो पहले हमने पढ़ा था वही का वही, यू से लेकर वी तक का विस्थापन है एस, ठीक है, याद है। अब इन बातों को साक्षी मानकर, इन बातों को सबूत मानकर, इन बातों को जानकर आपको वीटी ग्राफ बनाना है। अरे सर वीटी ग्राफ क्या होता है, वीटी ग्राफ क्या होता है, मैंने पुराने लेक्चर में एक एक स्टेप बताई हुई है। वीटी ग्राफ क्या होता है, मैंने पुराने लेक्चर में एक एक बात समझाई हुई है। वीटी ग्राफ क्या होता है, मैंने पुराने लेक्चर में एक एक कहानी समझाई हुई है बच्चे। तो देखें, गति का समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से
गति के पहले समीकरण से कहानी समझते बन। तो बच्चे देखें, वीटी ग्राफ बनाना सीखे, पुराना लेक्चर ध्यान से नहीं देखा तो आज मैं आपको बताता हूं। तो बच्चे देखो, वीटी ग्राफ मतलब एक्स अक्ष पर आप लोगे समय और वाई अक्ष पर आप क्या लोगे बच्चे, वेग। एक्स अक्ष पर क्या लिया आपने, समय, और वाई अक्ष पर क्या लिया बच्चे आपने, वेग। एक्स अक्ष पर क्या लिया, समय, और वाई अक्ष पर क्या लिया बच्चे आपने, वेग। अब ये बातें आपको ओरली याद रखना है, ये बातें आपको ओरली याद रखना है। तो जैसे जैसे यहां बढ़ोगे वेग का मान बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे यहां बढ़ोगे किसका मान बढ़ेगा बच्चे, समय का मान बढ़ेगा, ठीक है। बच्चे देखो, अब ऊपर की बातों को साक्षी मानेंगे, ऊपर की बातों को साक्षी मानेंगे। समय का मान कितना है, 0, तो वेग कितना है, u। तो समय का मान कितना है बच्चे, 0, तो वेग का मान कितना हो गया बच्चे, u, ठीक है। तो ये हो गया इनका कटान बिंदु, ये हो गया इनका प्रतिषेध बिंदु, ठीक है। इसके बाद देखो, तो समय का मान t है तो वेग का मान क्या हो गया, v। तो ये रहा v, ठीक है, और ये रहा t, ठीक है। ये रहा v, ये रहा t। अब इन दोनों को मिला दो सर, इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये लो सर, इन दोनों को मिला दिया। जैसे ही आप इन दोनों को मिलाते हो ना, जैसे ही आप इन दोनों को मिलाते हो ना, और इस ग्राफ को कंप्लीट करते हो, तो ग्राफ को कंप्लीट करते हो तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जैसे ही आपने मिलाया तो वहां पर आपको मिलता है एक सरल रेखा। क्या मिलती है बच्चे, एक सरल रेखा, सरल रेखा मिलती है आपको, ठीक है। अब बच्चे देखें ध्यान से, अब बच्चे देखें ध्यान से, यार वीटी ग्राफ का ढलान, वीटी ग्राफ का ढलान हमें क्या प्रूफ करना है, पहले तो गति का समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण करना है, कौन सी मेथड से, ग्राफी मेथड से। तो बच्चे यहां पर वीटी ग्राफ हमने बनाया, वीटी ग्राफ का ढलान देखो बच्चे, क्या बनाया हमने, वीटी ग्राफ, क्या बनाया बच्चे हमने, वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ का ढलान हम निकालेंगे। वीटी ग्राफ का ढलान, 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 वीटी ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है, वीटी ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है, वीटी ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है, वीटी ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है। अगर ये बात याद है तो फटाफट ये बात कमेंट में लिख दो कि वीटी ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है बच्चे, त्वरण। त्वरण का तात्पर्य हो गया ए, और वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का ढलान कैसे निकालोगे, वाई अक्ष में परिवर्तन और एक्स अक्ष में परिवर्तन। कैसे निकालोगे, वाई अक्ष में परिवर्तन और एक्स अक्ष में परिवर्तन। तो ए हो गया आपका त्वरण। वाई एक्स में परिवर्तन कैसे निकालोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। कैसे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम क्या है v, प्रारंभिक क्या है u, और समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन कैसे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम समय क्या है t और प्रारंभिक समय क्या है 0। इसे अब अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं, इसे अब आप अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू, t माइनस 0 तो हो गया t। अब लो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक। तो v इज इक्वल टू u को वहां ले आइए तो u प्लस ए टी। कितने आसान तरीके से, कितने साधारण तरीके से, कितने इजी तरीके से, कितने प्यारे तरीके से हमने गति का प्रथम समीकरण कर लिया। कौन सी मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर थे, क्योंकि आपको पता था कि वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है, क्योंकि आपको पता था, क्या पता था कि वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है ना, वो ढलान क्या दिखाता है, वो ढलान आपको दिखाता है क्या, त्वरण। अगर आपको ये बात पता है ना, अगर आप ये बात जानते हो ना, तो देखो कितना आसान हो गया था, ठीक है। अब बच्चे बढ़ते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। ऐसे नहीं बढ़ेंगे, मैं साइड हट रहा हूं, पहले इसे सॉल्व करो। मैं साइड हट गया, पहले इसे सॉल्व करो, पहले इसे सॉल्व करो, पहले इसे सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं गति के दूसरे समीकरण की तरफ। अब स्थितियां वही मानेंगे तो बच्चे हम स्थितियां वही मानेंगे, हम स्थितियां जो पहले मानते आ रहे हैं ना, वही की वही स्थितियां यहां पर भी अप्लाई करने वाले हैं। मान लो कोई वस्तु शून्य समय से चलना प्रारंभ करती है और उसका वेग होता है u। शून्य समय से चलना प्रारंभ करती है, उसका वेग होता है u। थोड़ी देर बाद चलते 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 उसका समय हो जाता है t और वेग हो जाता है v। समय तो लगा होगा ना भाई, शुरू से अंत तक जाने में समय तो लगा होगा ना, तो उसका वेग हो गया v और समय लग गया t। इन सारी बातों को साक्षी मानकर सर ग्राफ बना दो, इन सारी बातों को साक्षी मानकर ग्राफ बना दो। तो भाई ये साक्षी मानकर हम ग्राफ बना रहे हैं, तो समय को हम लेते हैं कहां पर, समय को हम कहां लेते हैं बच्चे, समय को हम लेते हैं x अक्ष पर। कहां लेते हैं बच्चे, समय को x अक्ष पर, और y अक्ष पर हम क्या लेंगे बच्चे, वेग। अधिक जानकारी के लिए लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से। अब बच्चे पहली बात कहती है u और 0, तो समय का मान 0 है और यहां पर वेग का मान क्या हो गया बच्चे, u, ठीक। अब बच्चे देखें दूसरी बात कहती है,
कि समय t है और वेग v है, तो ये हो गया वेग v और समय यहां पर क्या हो गया बच्चे t। अब v और t को मिला दो सर, v और t को मिला दो, v और t को मिला दो, v और t को मिला दो, v और t को मिला दो। ये लो मिला दिया सर। v और t को जैसे ही मिलाया ना, तो आपने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य एक लाइन खींची, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, आपको एक सीधी रेखा मिली। अब बच्चे आपको गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है। गति का दूसरा समीकरण डेराइव करने से पहले आप जान तो लो कि आप क्या करने वाले हो। आप करने वाले हो गति का दूसरा समीकरण, जो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस डेरिवेशन को करना है, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा डेरिवेशन है, बड़ा मजेदार डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हो, डेरिवेशन आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो अगर आपको ये बात पता हो। अगर आपको ये बात पता हो कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। अगर आपको ये बात पता है ना, तो जल्दी से कमेंट करके डाल दो कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। और जब तक मैं इसके नाम रखता हूं, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें कुछ नाम रखते हैं। ये नाम तो ऑलरेडी 0 है ना, ये O मान लिया इस बिंदु को O, ये हो गया A, ठीक, ये हो गया बच्चे B, ये हो गया C और ये हो गया D। आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हो, मैंने O A B C D रख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब इतनी देर में आपको पता चल गया होगा कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बोला बच्चे, मैंने बोला बच्चे कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, 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 याद आया या नहीं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है विस्थापन। क्या बताता है बच्चे, विस्थापन। तो अगर हम इस वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है विस्थापन। अब देखो निकालते हैं। विस्थापन का तात्पर्य क्या हो गया बच्चे, एस से। विस्थापन का तात्पर्य क्या हो गया बच्चे, एस से। बेटा ध्यान से समझना, टर्निंग पॉइंट है, बेटा ध्यान से समझना, टर्निंग पॉइंट है। तो आपको निकालना है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो बच्चे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले तो इतना क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दिख रहा है आपको ये क्षेत्रफल, उसके बाद ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप नीचे वाला डब्बा देखते हो, नीचे वाला डब्बा देखते हो, डब्बे का नाम क्या है, OACB, चतुर्भुज बन रहा है, क्या नाम है इसका, तो क्षेत्रफल किसका बच्चे, OA और क्या था, OACB, ठीक। और प्लस अगर आप ऊपर वाला डब्बा देखते हो तो ये तो त्रिभुज है, ये क्या है बच्चे, त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब यहां पर हम हमारी मैथ्स अप्लाई करेंगे, यहां पर हम हमारी मैथ्स अप्लाई करेंगे। आप जानते हो कि किसी भी चतुर्भुज का, किसी भी डब्बे का, किसी भी स्क्वायर का, किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्र, आयत बन रहा है ना यहाँ पर, तो बच्चे इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यार थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लूं मैं, थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लूं, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल सही पहचान रहे हो तुम, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर इसकी चौड़ाई तो हमें पता चल गई, इसकी चौड़ाई है t, ठीक है। अब इसकी लंबाई कैसे निकालें सर, बच्चे u 0 से लेकर u तक आ रहा है, तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी बच्चे, u हो गई इसकी लंबाई। तो भाई इस डब्बा OACB का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई t है और लंबाई है u, तो ये निकल गया इसका क्षेत्रफल ut, ठीक है। अब आपको निकालना है ADC का क्षेत्रफल। ADC तो एक त्रिभुज है, एक ADC क्या है, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यार क्या होता है यार, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार। तो आधार तो ये हो गया, दिख रहा है आपको आधार AC, दिख रहा है आपको आधार AC, दिख रहा है आपको आधार AC हो गया। तो AC का मान क्या है बच्चे, T प्लस ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो बच्चे ऊंचाई निकालना थोड़ी सी दिक्कत है, ऊंचाई निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, ऊंचाई निकालने में। अब बेटा देखना ध्यान से, अब बच्चे देखना ध्यान से, ये पूरा मान यहां से, ये इस शून्य से लेकर यहां तक का जो पूरा मान है, ये मान कितना है बच्चे V, ये मान कितना है बच्चे V। तो ये रिमेनिंग CD का मान कैसा हो जाएगा, V माइनस U, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे इसका मान, V माइनस U। तो यहां पर हम क्या मान पुट करने वाले हैं, 1/2 क्या था, आधार, 1/2 आधार आधार आधार, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई का मान है आपने क्या दिया सर, V माइनस U, यही मान दिया ना आपने, V माइनस U।
यार इसके आगे सॉल्व तो आप कर सकते हो, मैं आपको 10 तक की गिनती गिनता हूं, आप उम्मीद है इसके आगे सॉल्व कर लोगे। 1, मैं साइड से देख रहा हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर दिया, आपने कर दिया होगा सॉल्व। मैं जानता हूं कि v माइनस यू का मान बदलो और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, हमें v माइनस यू का मान बदलना है। कैसे बदलना है, तो पहले तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1। आप अपनी सहूलियत से इसे समीकरण नाम दे सकते हो, आप अपने कंफर्ट से नाम दे सकते हो, जो आपको उचित लगे उसके अनुसार। अब बच्चे आप जानते हो त्वरण से, त्वरण का सूत्र क्या था कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में क्या था, t। ठीक, तो इसे यहां ले आइए, तो AT इज इक्वल टू क्या बचा, v माइनस यू, और यही मान पुट करना है समीकरण 1 में। यही मान कहां पुट करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। यही मान कहां रखा बच्चे, समीकरण 1 पर रखा। तो आप जैसी समीकरण 1 में, इसके बाद यहां कर रहा हूं, इसके बाद यहां कर रहा हूं, जैसे ही इस मान को समीकरण 1 में रखते हो ना बेटा, तो देखना एस अपनी जगह है, ये रहा एस, यूटी भी अपनी जगह, ये यूटी भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, तो 1/2 भी अपनी जगह है, 1/2 टी ये रहा। ठीक, और इस v माइनस यू का मान क्या निकाला आपने, 80। v माइनस यू का मान क्या निकाला, 80। तो v माइनस यू की जगह क्या पुट कर दोगे, 80। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a, t और t क्या हो गया, t स्क्वायर। अरे वाह सर, अरे वाह बच्चों, अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन तो तुमको आ गया रे बाबा, ये डेरिवेशन तो तुमको आ गया रे बाबा, ये तो प्रूफ हो गया रे। ये HP, मेरी यादें जुड़ी हैं हिमाचल से, तो ये HP, ये आपने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब फिर से मैं साइड हट रहा हूं। सर आप बार बार साइड हो जाती हो। सर भैया बिना साइड हुए डेरिवेशन सॉल्व नहीं होगा, ये डेरिवेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये डेरिवेशन मैं आपको कह रहा हूं, प्रैक्टिस इज द ओनली वे ऑफ एक्सीलेंस। आप प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है जो आपको ना है, ऐसी कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हो सकता है मुश्किल हो, आप रिपीट करके देखो, रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, ये वाला टॉपिक फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करके देखो। भाई अब बढ़ते हैं हम गति के आखिरी समीकरण पर, और गति का आखिरी समीकरण क्या है, गति का आखिरी समीकरण है v स्क्वायर। यार मैं लिख देता हूं यार, सर यार बड़ा मेहनत करना पड़ती है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चे मैं मेहनत करने से इसलिए बच रहा हूं क्योंकि अब मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले क्यूट से छोटे छोटे शानदार से प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें आ चुकी होंगी। ये बातें अब आपको सॉल्व करना आ गई है कि आप गति का तीसरा समीकरण क्या है। कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप बड़े आसान तरीके से आप इससे सॉल्व कर देंगे। आप बस कोशिश कीजिए बेटा, आप बस कोशिश कीजिए और आप देखो सॉल्व कर देंगे। तो बच्चे देखें, पहले वही स्थिति मान लें कि एक वस्तु है जिसने चलना शुरू करा, समय का मान था 0, प्रारंभिक वेग था u, चलते चलते उसका वेग हो गया v और समय का मान हो गया t। सर इन सारी बातों को साक्षी मानकर एक ग्राफ बनाइए। तो ये था ओरिजिन, ये था x अक्ष, x अक्ष पर क्या लेते हैं बच्चे, समय। ठीक है, ये था बच्चे ये y अक्ष, y अक्ष पर क्या लेते हैं बच्चे, वेग। ठीक है बच्चे, ये सारी बातें अगर आपको याद है ना, तो आप देखो कितने आसान तरीके से इस ग्राफ को बना दो। समय 0 है तो वेग क्या है बच्चे, u। ये वेग कितना हो गया हमारा, प्रारंभिक वेग u। समय t है तो अंतिम वेग क्या हो गया बच्चे, v। ठीक, तो बच्चे समय ये हो गया t। इन सबको मैच कर दो, तो ये जैसे ही मैच किया हमने, जैसे ही इसको मिलाया, जैसे इसको मिलाया ना बच्चे, जैसे ही इसको मिलाया तो हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली एक सरल रेखा मिली बच्चे, सरल रेखा। आप थोड़े से कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसे ऐसा मैं ऐड कर दो। ठीक है, ऐसा ऐड कर दिया। आप देखो कितने आसान तरीके से हमारा आंसर आने वाला है। नामकरण कर दो आपको जो अच्छा लगे। ये 0 है, ये ओ रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, ओ। ये हो गया a, इसको रख दो b, इसको रख दो c और इसको रख दो d। ठीक है, इन सभी का नामकरण आपने कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, नामकरण। जैसे ही आपने नामकरण करा ना, आपके दिमाग में एक विचित्र सा चित्र बन गया। ठीक है, आपके दिमाग में विचित्र सा चित्र बन गया। अब इस डेरिवेशन को समझने के लिए, इस डेरिवेशन को जानने के लिए आपको याद रखना वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। अब बता दो, अरे भाई बताए दो रे कमेंट करके कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चे मुझे, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है,
वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको बताता है विस्थापन। क्या बताता है बच्चे? विस्थापन। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो मुझे क्या बताता है? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल मुझे बताता है विस्थापन। यार इससे पहले भी आपने वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला था, लेकिन वो तरीका अलग था। अब इसके बाद भी हम निकाल रहे हैं वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, लेकिन अब तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, अब तरीका थोड़ा सा अलग है। तो बच्चे देखना ध्यान से, अभी तक इससे पहले हमने इसके टुकड़े कर लिए थे, लेकिन अगर अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो यहां पर बन रहा है समलंब चतुर्भुज, बन रहा है यहां पर समलंब चतुर्भुज। तो हम यहां पर अब टुकड़े ना, इन दोनों का टुकड़ा किया था हमने, अब हम इनके टुकड़े ना करते हुए हम इसका एक बार में क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक बार में आप जो क्षेत्रफल निकालने वाले हो ना बच्चे, वो क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल आप निकालने वाले हो। मैं इसको ऐसे जिग जैग लाइन से बना देता हूं। तो बच्चे इतना क्षेत्रफल आप निकालने वाले हो, इतना क्षेत्रफल आप लाने वाले हो, इतने क्षेत्रफल के मान को आप निकालने वाले हो। तो आपको वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या बताता है? विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या हो गया? एस। और विस्थापन निकालने के लिए इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका निकालना है? ओ ए डी बी सी। किसका निकालेंगे बच्चे? क्षेत्रफल ओ ए डी बी सी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ट्रेपेजियम बन रहा है, यहां पर ट्रेपेजियम बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। तो एक समांतर भुजा आपको दिख रही है, एक समांतर भुजा क्या है बच्चे? ओ ए, ठीक है। और दूसरी समांतर भुजा आपको दिख रही है, क्या नाम है इसका? डीसी। तो समांतर भुजाओं का योग और इसी के साथ में गुणा इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ रही है बच्चे? ओसी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ रही है बच्चे? ओसी। अब देखो कितने आसानी तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो एस अपनी जगह है, 1/2 अपनी जगह है। अब मुझे ओ ए का मान चाहिए। तो ओ से ओ ए का मान अगर आप देखो तो ये मान तो यू है, प्रारंभिक वेग था ना ये, ओ से लेकर ए तक का मान, तो ये क्या हो गया भाई? यू। अब मुझे चाहिए किसका मान बच्चे? डीसी का मान। अब मुझे चाहिए बच्चे किसका मान? डीसी का मान। तो ओ से लेकर वी तक का मान, ओ से लेकर वी तक का मान ही तो डीसी का मान होगा। और ये मान कितना हो गया बच्चे? वी। ये मान कितना हो गया बच्चे? वी। तो डीसी का मान क्या हो गया? वी गुणा में ओसी का मान, है ना, ओ से लेकर सी तक का मान, ओ से लेकर सी तक का मान। ये तो समय को प्रदर्शित कर रहा है, और इसका मान क्या हो जाएगा बच्चे? टी। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? टी, और इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया बच्चे? समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, इसके 2 टुकड़े कर दूं, है ना। क्या आप जानते हैं बच्चे? गति के प्रथम समीकरण से। किससे बच्चे? गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? गति का प्रथम समीकरण कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर थोड़ी बहुत मैथ्स लगा दो सर। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक। तो v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू हो गया t। इस मान को रख दो समीकरण 1 में, ठीक है। कहां रखेंगे बच्चे? समीकरण 1 में रखने पर इस मान को, जैसे ही अब इस मान को समीकरण 1 में रखते हो ना, जैसे अब इस मान को समीकरण 1 में रखते हो ना, आपका डेरिवेशन ही खत्म हो जाता है। तो बच्चे देखें, s अपनी जगह है, 1/2 अपनी जगह है, u प्लस v, इसको मैं ऐसा लिख दूं v प्लस u, ठीक। और अपॉन में क्या चल रहा है? इसके बटे में चल रहा है 2, ये वाला 2 मैंने इसके साथ लिख दिया। अब t का मान तो मैं क्या पुट करना है? t का मान पुट करना है सर v माइनस यू अपॉन में a। लो थोड़ी सी मैथ्स लगा दे बच्चे, मैंने 2 बार 2 लिख दिया, ठीक। तो इस वाले 1/2 को उड़ा देता हूं, ठीक। 2 बार हो गया था, कंफ्यूज हो जाते, ठीक। बच्चे a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सर कहां से आया? बचपन में आपने पढ़ा था कि जहां भी a प्लस बी ए माइनस बी आ जाए उन दोनों को मिला दो, जहां भी a प्लस बी ए माइनस बी आ जाए उन दोनों को मिलाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में परिवर्तित कर दो। अधिक जानकारी के लिए इसका बीजगणितीय वाला मेथड देखें, इसका सिंपल मेथड में मैंने सेम फॉर्मूला अप्लाई करा हुआ है। और 2 इंटू ए क्या हो गया बच्चे? 2a, और यहां पर s, इसको उठाकर यहां ले आइए बच्चे, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को उठाकर यहां ले आइए, तो 2as यहां की जगह यहां लिख देता हूं मैं, तो 2as इज इक्वल टू, इसको उठाकर यहां ले आए तो 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। लो भाई, कौन कहता है डेरिवेशन टफ है? कौन कहता है ये डेरिवेशन टफ है? कौन कहता है कि ये डेरिवेशन टफ होने वाला है? कौन कहता है कि आपको डेरिवेशन नहीं आने वाला? जो कहता है आज उसे जवाब दो, जो कहता है आज उसे जवाब दो और बता दो कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। बस एक पत्थर तुम तबीयत से उछाल कर तो देखो। तो बच्चे आज हमने क्या क्या पढ़ा?
आज मैंने आपको गति का प्रथम समीकरण साधारण तरीके से बताया, उसके बाद गति का दूसरा समीकरण भी साधारण तरीके से बताया, उसके बाद गति का तीसरा समीकरण भी साधारण तरीके से बताया, उसके बाद गति का प्रथम समीकरण हमने आरेखीय मेथड से करा, आलेख बनाकर ग्राफ बनाकर करा, गति का दूसरा समीकरण भी ग्राफ बनाकर करा, और गति का तीसरा समीकरण भी ग्राफ बनाकर करा। अब बच्चे आगे करते हैं इसका ढलान व क्षेत्रफल। इसका ढलान व क्षेत्रफल आप जानते हो कि इस वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है ना बच्चे, वो प्रदर्शित किसको करता है, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर मुझे दे देना कमेंट में, इसका आंसर आप मुझे बता देना कमेंट में। अब बच्चे आज की क्लास इतनी ही है, आज हमें सिर्फ यही करना दे। तो बच्चे मुश्किल नहीं है कि कुछ दुनिया में, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई लेवल नहीं है जिस लेवल को तुम पार ना कर सको। बस शर्त इतनी है कि थोड़ी सी हिम्मत तो कर ले भाई, थोड़ी सी हिम्मत तो कर ले भाई। तूने जो ख्वाब देखे ना उन्हें हकीकत में बदलना है ना, तो तुझे कोशिश तो करना पड़ेगी बेटा। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें बढ़ना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य कब तक करना पड़ेगा? जब तक हमारे सपनों की क्षतिपूर्ति ना हो जाए, जब तक हमारे सपनों की पूर्ति ना हो जाए। जो भी हमने आज चीजें छोड़ी हैं कल वो हमारे पास होना चाहिए। तो अब मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड शब खैर। एंड आई होप आपको रिविजन भी मिल गया होगा। इस रिविजन में आपको क्या करना है, हमने रिविजन एक ही लाइन में बता देते हैं कि गति के समीकरण हमने आज सॉल्व किए हैं। कौन कौन से मेथड से? हाँ सही सोच रहे हो आप। अब बच्चे होमवर्क सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें 2 बार, सॉल्व करें कम से कम 2 बार सॉल्व करें बेटा, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा, आप सभी को बहुत शानदार लेक्चर लगा होगा, आप सभी को बहुत मजेदार लेक्चर लगा होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब खैर, टाटा बाय बाय, लव यू, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं, बाय।